कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जाना दिल अब तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जाना जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी साची, मत जाना दिल अब तोड़ के। हो तेरे हाथों में है मेरी दूरी जैसे, तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बांधा आया ऐसे, वापस ना जाऊंगा सुन ले ओ हसीना, रुक जाना ना जा दिल तोड़ के। ओ कांची रे प्रीत मेरी साची, मत जाना अब दिल तोड़ के। तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप जैसा कि आपको पता है आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली जॉन मिल्टन पे, तो चलिए लग जाते हैं हम लोग। तो आपको मनोरंजन मैंने जितना हो करवा दिया, तो क्लास पे आते हैं भाई। देखिए मैंने कल पहला पार्ट पढ़ाया था जो कि बड़ा विवादित रहा। कुछ लोगों ने कहा कि सर कि कुछ कमियां रह गई थी, तो मैं एक बार पुनः रिवीजन कर लेता हूं, तो उसको बढ़िया से रिवीजन करेंगे, जो भी है प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा ये जॉन मिल्टन है भाई, ये बहुत ही फेमस रहे हैं अपने समय में। इनका जन्म 1608 और 1674 के बीच में माना जाता है। 1608 में जन्म हुआ और 1674 में टपक जाते हैं। पहली बात, इनके बारे में मैंने और कुछ बताया था कि भाई इनका अगर डेट पे कंसीडर कर रहे हो तो 9 दिसंबर 1608 को जन्म हुआ था और 8 नवंबर 1674 की इनकी मौत हो जाती है। पहला इनको कहा किया जाता है, आपके मन में विचार आ रहा हो कि सर इनको कहा क्या कहा जाता है, तो मैं वो भी बताने का प्रयास करूंगा। देखो भाई, इनको सबसे पहले कहा जाता है, मेरी बात को समझे, इनको कहा जाता है पुरिटन पोएट। क्या कहा जाता है इनको? पुरिटन पोएट कहा जाता है। फिर अगर दूसरा इनको पद भी दिया जाए तो बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी इनको कहा जाता है। ये सब बातें मैं बता चुका था उस दिन, अगर अब थोड़ी बहुत रिवीजन ही तो करा रहा हूं, सब बताऊं। फिर मैंने बताया कि भाई इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन में हुआ था और इनके माता पिता का नाम जॉन मिल्टन, सारा मिल्टन था। इनको आप बोल सकते हैं सीनियर जॉन मिल्टन बोल सकते हैं। सीनियर जॉन मिल्टन और सारा मिल्टन के ये क्या थे? पुत्र थे हमारे जॉन मिल्टन। हमने और मैंने कहा कि ये इंग्लैंड में क्या थे? ये एक इंग्लिश पोएट थे। क्या थे ये भाई? इंग्लिश पोएट थे और पैम्पलीटर थे और हिस्टोरियन थे। और इनको जहां तक है विलियम शेक्सपियर के बाद इनको वो दर्जा दिया जाता है जो महान पोएटों को दर्जा मिलता है। तो विलियम शेक्सपियर के बाद महान पोएट में किसको गिना जाता है? जॉन मिल्टन को। याद रखेंगे इस बात को, ये सब मैंने बता दिया था दोस्तों। फिर मैंने और कुछ बताया कि भाई इनके बचपन में इनके माता पिता ने एक स्कूल में भेजा था, उस स्कूल का नाम था भाई एसटी पॉल स्कूल, इसमें भेजा गया था। उसमें इन्होंने क्या क्या सीखा? लैटिन सीखा था, ग्रीक सीखा था, इटालियन सीखा था, हैब्रू सीखा था, फ्रेंच सीखा था, स्पेनिश। मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति था भाई साहब। अगर कहीं चला जाता ना, हर जगह हर भाषा को जानता तो बात कर सकता था, मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदा था, समझ गए? ऐसा पोएट आज तक पैदा नहीं हुआ है इंग्लैंड में जो इस तरीके मिल्टन क्वालिटी रखते थे। याद रखेंगे इस बात को, मल्टी इतने भाषाओं का ज्ञान था, हल्के मत लीजिए। और उस समय में ये एमए की डिग्री धारण किया था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मिल्टन था उस समय। एमए की डिग्री धारण करने वाला बंदा था, ये मैं बताना चाहूंगा। तो कितनी भाषाओं का ज्ञान था? छह भाषाओं का ज्ञान था। और इंग्लिश ले लोगे तो 7 हो जाएगा। 3 3 6 1 7 भाषाओं का ज्ञान था इनके अंदर। इंग्लिश तो इनकी तो भाई अपनी भाषा ही थी। अब आगे क्या बताएं? और कुछ मैंने बताया कि भाई ये बंदा अपना ग्रेजुएशन, जो बीए बोलते हो आप लोग अपनी भाषा में, 1629 में किया था। बीए कब किया था इसने? 1629 में। आप जो मास्टर आप आर्ट्स बोलते हैं उसे आप शॉर्टकट में एमए बोलते हैं। और एमए इसने कब किया था? 1632 में किया था। ये इतनी डिग्रियों को धारण किया हुआ था बंदा। 1629 में बीए किया था और 1632 में एमए किया था। आपसे डेट कंसीडर पूछ ली जाएगी कि भाई जॉन मिल्टन ने एमए कब किया था, तो आप 1632 बताएंगे।
बीए कब किया था? 1629 बताएंगे। फिर मैंने क्या बताया कि भाई ये अपने 7 साल जो जीवन थे, 7 मतलब 7, 7 ईयर, अरे 1 2 3 बात जो 7 आवा था, 7 साल अपना समय कैम्ब्रिज में इन्होंने बिताया था, समझ गए? वहीं पे ये सीखे थे और 1625 से लेकर 1632 तक का जीवन इनका यूनिवर्सिटी में बीता हुआ है। और लोग इनको बाय गॉड चिढ़ाते भी थे, कहते लेडी ऑफ क्राइस्ट लगता है, लेडी ऑफ क्राइस्ट लगता है, कि लड़कियों जैसा लगता है, इसके बड़े बड़े लंबे बाल हैं। लेकिन बंदा अपने ही तरीके से जीने का शौकीन था, अपने तरीके से जीता था। बहुत कुछ मैंने कल बताया था पुरानी क्लास में, देख लें। और इन्होंने कुछ वर्क भी लिखते थे उस समय, एक कुछ वर्क भी लिखा करते थे, लोग इन्हें चिढ़ाते थे नेसेंट पोएट करके, कि बच्चा जैसा कवि, ऐसा करके चिढ़ाते थे। मैंने ये बताऊं आपको, शुरुआत हमेशा इंसान की गलतियों से होती है, लेकिन एक दिन वो इंसान क्या होता है जानते हो? वो मकाम में पहुंच जाता है जहां पर उसका मुकाबला करने वाला बंदा कोई नहीं होता। आज जॉन मिल्टन की मुकाबला करने वाला कोई पोएट है नहीं, इतने पैदा हुए लेकिन उनकी बराबरी कोई कर पाया नहीं ना। इसलिए शुरुआत से कभी मत घबराओ, शुरुआत करो किसी भी हालत से। फिर आगे चलता हूं दोस्त। फिर मैंने क्या बताया था? मैंने कहा कि कैम्ब्रिज में इनको कहा जाता था लेडी ऑफ क्राइस्ट। जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ते थे इनको क्या चिढ़ाया जाता था? लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। पहली बात, इन्होंने अपना इन्होंने जहां तक है, एक चीज है कि इनको देखने पर लोग कहते थे आप लड़की लगते हैं, स्त्रियों जैसा दिखते हैं, आप गोरे भी हैं, आपके लंबे लंबे बाल है, इसी कारण इनको चिढ़ाया जाता था। ये मामला था। फिर इन्होंने शादियां की थी भाई, 3 शादियां की थी अपने लाइफ में। आपसे पूछा जाए मिल्टन कितनी शादी किया था? 3 शादी। पहली शादी थी भाई मैरी पॉवेल, जो मैरी पॉवेल के साथ शादी हुई थी। दूसरी कैथरीन वुडॉक, ये सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली वाइफ थी। कौन? कैथरीन वुडॉक। ये तो छोड़ चली गई थी, मैरी पॉवेल इनको छोड़ के चली गई थी, समझ गए? और तीसरी जो है एलिजाबेथ मैनसुल, इससे भी इनकी शादी हुई थी। ये शादी लगभग टिकी रही लंबे समय तक, लेकिन इनकी 2 वाइफ जल्दी ही इनसे गुजर जाती है। हालांकि पहली वाली छोड़ के चली जाती, दूसरी वाली की मौत हो जाती है, समझ गए? तीसरी वाले का समय थोड़ा बिताती है इनके साथ। आगे चलते हैं भाई, कुछ बातें आगे चलते हैं। देखिए, अगर देखा जाए इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? कैथरीन वुडॉक। कैथरीन, इनकी दूसरी पत्नी का नाम कैथरीन वुडॉक था, जो 2 वर्षों की ही बाद खत्म हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है शादी में। मतलब याद, इनसे जब शादी हुई थी 2 ही साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बच्चे को जन्म देते हुए, एक बच्चे को जन्म दे रहे तभी मौत हो जाती है। इन्हीं के नाम पर एक वर्क लिखा, एक सोनेट लिखी है विलियम। इससे यह जाहिर होता है जॉन मिल्टन अपने दूसरी वाइफ को कितना प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। आप जब उस सोनेट को पढ़ेंगे ना, वो अपने प्रेम को दिखाते हैं अपने वाइफ के प्रति कि मैं कितना, वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ को वापस करने के लिए बड़े बड़े देवदूत आ रहे हैं, ऐसे से बड़ी बड़ी बातें उसमें बोलते हैं। लेकिन आप जान ले, उस सोनेट से ये पता चलता है कि वो अपने वाइफ को बहुत प्रेम करते थे। मतलब उनकी दूसरी पत्नी जो कैथरीन वुडॉक थी, वो एक बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो जाती है, समझ गए? मिल्टन उसी के याद में एक सोनेट लिखी है, उस सोनेट का नाम क्या है? 23। सोनेट नंबर कौन है? 23। उस सोनेट का पूरा नाम याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेगा, 100% तय है दोस्त, याद रखना। पूछेगा, विदाउट आई सा माई लेट स्पाउस संत, ये सोनेट मिल्टन किसको डेडिकेट किए हैं? तो क्या बताओगे? कहोगे, क्या बताओगे? कैथरीन वुडॉक को डेडिकेट किए हैं। आपसे सीधा ऑप्शन देगा, तीनों वाइफ का नाम दे देगा, एक और वाइफ दे देगा गलत में। तो आप याद रखें, ये जो सोनेट है ये अपनी सबसे प्यारी वाइफ जो दूसरी पत्नी थी, एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी, उसका नाम कैथरीन वुडॉक, उसी को ये डेडिकेट करके लिखे थे। फिर मैरी पोवेल से इनकी 1642 में शादी हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि वो इनके शादी के कुछ महीनों बाद इनको छोड़ देती है। अब क्या मामला था, अब आगे पढ़ेंगे। एज डिफरेंस मैं जानता हूं, कल मैं बताया भाई, अगर आप पढ़े होंगे तो भाई मैरी पॉवेल से 1642 में शादी होती है, लेकिन कुछ ही महीना बाद क्या करती है, ये मैरी पॉवेल इनको छोड़ देती है। मैरी पॉवेल यही छोड़ती है। हाँ हाँ, पहली पत्नी छोड़ के जाती है, दूसरी मर जाती है, तीसरी इनकी थोड़ा समय तक जीवित रहती है। पहली पत्नी, ये देखो ये लिखा है बाबू, काहे घबरा रहे हो? मैं हूं ना, देखो
जो पत्नी ने छोड़ा था कारण क्या था कि मिल्टन उस समय 34 साल के थे और वो लड़की कितने साल की थी, 17 साल की थी। मतलब आधे से ज्यादा डिफरेंस था एज का। यही कारण था वो छोड़ के चली गई थी इनको। अब क्या कारण था, अब इसके बारे में हमें ये पता नहीं है मेरे दोस्तों, मगर ये मैं जान सकता हूं कि वो जब लड़की इनको छोड़ के चली गई, इनकी पहली पत्नी, तो बड़े दुखी हुए, बहुत पॉम्पलेट लिखे और इतना कहें कि अगर जा ही रही हो तो भाई डाइवोर्स वाइवोर्स दे के जाओ ना, कुछ नहीं है मैं दूसरी शादी कर लूं। लेकिन जब छोड़ के चली गई तो बहुत टेंशन में आ गए थे, मतलब एक प्रकार से बहुत टूट गए थे, समझ गए। तो कारण ये माना जाता है कि मिल्टन उस समय 34 साल के थे और वो 17 ही साल की थी। बहुत ज्यादा एज डिफरेंस कारण वो छोड़ के चली गई थी। और एक बात और भी मानी जाती है कि वो मिल्टन की बातें नहीं माना करती थी, बचपनाएं हरकत भी करती थी, ये भी बात है। कुछ अपने पत्नी से तर्क वितर्क के बाद उन्होंने 4 निबंध लिखे या 4 पैम्पलेट लिखे। पहला पैम्पलेट का नाम दोस्त डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन है, समझ गए, ऑफ डाइवोर्स। ये डाइवोर्स के संबंध में लिखा गया, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जो 1643 में आया था। दूसरी बात, जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्रूसर काउंसलिंग डाइवोर्स, ये भी उन्होंने लिखा था, किसको, अपनी पहली वाइफ को डेडिकेट करके, भाई 2 डाइवोर्स देखो जाओ, 1644 में लिखा गया था। फिर इन्होंने टेट्राडन लिखा था 1645 में, फिर इन्होंने कोलेस्ट्रियन लिखा था 1645 में। अब कुछ बात इनके मिल्टन के बारे में हम फैक्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो मैं कल बताया था, फिर भी दोबारा रिवीजन करूंगा, समझ गए। अगर देखा जाए कि मिल्टन का जो पहला पीरियड है, मिल्टन का जो पहला पीरियड है उसे क्या कहा जाता है, हॉर्टन पीरियड, याद रखेंगे, समझ गए। इसकी डेट कंसीडर की जाती है 1632 से लेकर 1637 तक मिल्टन का पहला पीरियड है, जो कि हॉर्टन पीरियड है, समझ गए। दूसरा मैंने बताया था कि दूसरा पीरियड जो है, जो सिविल वार को दिखाता है, जिसमें स्ट्रगल दिखा रहे हैं कि मिल्टन कैसे जीवन काल को अपने जीते हैं। इसमें आप देखते हैं मोमेंटियंस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, ये देखते हैं, ये 1640 से लेकर 1660 तक ये रहा, ये दूसरा पीरियड। तीसरा ही पीरियड मिल्टन का पीरियड है दोस्तों, क्योंकि उनके सारे अच्छे वर्क इसी पीरियड में आए थे, जो कि चार्ल्स सेकंड तब गद्दी पे बैठ चुका था। रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपको पता है 1625 से लेकर 1660 के बीच में ही ये मिल्टन का एज कहलाता है, जिसे बोलते हैं आप प्यूरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन, जिसे आप कहते हैं, वो 1625 से 1660 वाले एज को ही कहा जाता है। दिमाग में घुसोल बाबू, पेपर में आए, समझ गए, सीधे ही क्वेश्चन देगा 1625 से 1660 ये कौन सी एज है, तो आप फटाक से मारेंगे ये मिल्टन एज है। रेस्टोरेशन एज नहीं मारना है, मिल्टन एज है। मिल्टन खासकर अपने सारे वर्क को दिए थे। मिल्टन रेस्टोरेशन और बड़ी एज है, इतने ही नहीं है। तीसरा पीरियड मैंने बताया ना, तीसरे पीरियड में एक खास बात ये हुई थी दोस्तों, ये अंधे हो गए थे, अंधे हो गए थे 44 की उम्र में, ये पूरी तरह से अंधे हो गए थे, इनको दिखता कुछ नहीं था। और जो फेमस वर्क लिखाए हैं, मेरा मानना है, मैंने सुना है कि अपनी बेटी द्वारा लिखाया गया था उनका वर्क, समझ गए। तो 1625 से 1660 तक ही मिल्टन की एज कहलाई जाती है, इसे प्यूरिटन एज कहा जाता है, इसे जॉन मिल्टन की एज कहा जाता है। मिल्टन एक प्यूरिटन था, बिल्कुल सही, मिल्टन क्या था, एक प्यूरिटन था, और ये कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थाओं का विरोध करता था, जो दिखावा का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आज के समय में दिखावा क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, खोल दिए कॉलेज, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। धर्म की कोई शिक्षा देता है? धर्म आदमी अपने से सीखता है। भगवान की आस्था कभी पैसे से बिकती है? तो वो आस्था उस समय पैसे पे बिकती थी, पैसे पे दिखाया जाता था कि ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की यहाँ पे आइए, इतना खर्चा करिए, आपका ये हो जाएगा। अरे ये कुल मिला के अंधविश्वास जान लो बाबू, समझ रहे हो। उसी तरीके वो उसका विरोध करते थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, लाइक जैसे इंग्लैंड का चर्च हो, और यहाँ तक राजा का भी विरोध करते थे। उनका ये मानना था कि मेरा देश, मेरा इंग्लैंड स्वतंत्र हो जाए, कोई राजशाही न रहे, राजा अगर चुना जा रहा है तो हमारी द्वारा चुना जाए, कोई अपने से नहीं। जिंदगी भर जो पुरखा बनते चले आए, राजा बनते आए, वो तरीका गलत है। तरीका ये है कि राजा हमारे द्वारा चुने जाएं, मतलब वोटिंग वाला सिस्टम बात हो रही है यहाँ पे, समझ गए, वोटिंग वाला सिस्टम पुराने समय में। और इन्होंने पैम्पलेट लिखे,
और रेडिकल टॉपिक्स में मतलब भड़कावे टाइप के पैम्पलेट लिखे ताकि राजशाही खत्म हो जाए। लेकिन इनको क्या पता था कि जो ये कर रहे हैं, भले ही ये खड़े हैं लेकिन इनका सब पानी फिर जाएगा। समझ गए? इन्होंने रेडिकल टॉपिक्स पे क्या लिखे भाई? पैम्पलेट लिखे कि भाई हमें प्रेस की स्वतंत्रता के जैसे, मतलब स्वतंत्र रूप से रहें, हम हर चीज को कर सके, किसी राजा के अंदर ना रहें हम। समझ गए? और एक बाबू ओलिवर क्रोमवेल नाम का व्यक्ति था जो सैनिक था उस समय, मंत्री मान चलो, इसका इन्होंने सपोर्ट किया था। कौन? मिल्टन ने। मिल्टन ने इसका सपोर्ट किया कि ये राजा बनने लायक सही बंदा है, इसको दिया जाए गद्दी, इसको थिमा दिया जाए। तो इंग्लैंड सिविल वार में किसका सपोर्ट करते हैं? ओलिवियर क्रॉमवेल का सपोर्ट करते हैं। कौन? मिल्टन। मिल्टन ने क्रॉमवेल गवर्नमेंट के पब्लिकेशन पर वर्क लिखे थे, जिसके वजह से चार्ल्स फर्स्ट को, पता है आपको, चार्ल्स फर्स्ट का सर कटा दिया गया था, गला कटा दिया गया था, क्योंकि उसे माना जाता था कि वो अपने अपने जीवन में मस्त रहता है, वो जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता, इसलिए उसको गला काट दिया गया था। तो भाई 1659 के अंत तक मिल्टन को जेल भेज दिया गया था। बिल्कुल सही, क्योंकि आप याद रखें चार्ल्स फर्स्ट के जो गिरने के पतन के कारण लगा ये बात कि लोगों को कि राजशाही में कि ये जो मिल्टन नाम का बंदा है ये हमारे राजा के तरफ षड्यंत्र रच रहा है, राजा के विरुद्ध पंपलेट लिख रहा है। तो कुछ लोगों ने, राजा के मंत्रीगण थे, वो 1659 में मिल्टन को कहां भेज दिए गए? जेल भेज दिया गया, क्योंकि वो चार्ल्स फर्स्ट के जो गिरन या पतन का जो कारण माना जाता है वो मिल्टन को भी दोष करार किया जाता है। लेकिन और इसी वजह से कॉमनवेल्थ की एज की स्टार्ट होती है। आपका इंग्लिश पीरियड में एक एज है कॉमनवेल्थ, इसी वजह से स्टार्ट होती है। मोनार्की, राजशाही फिर से स्थापित हो जाती है और मिल्टन बेचारे फिर से कहीं कोने और कोनौटा में अपनी जिंदगी काटने लगते हैं, क्योंकि जिस चीज का ये विरोध कर रहे थे पुनः फिर से वही आ जाती है और अपने जीवन को बड़े चुपचाप सीक्रेट तरीके से जीते हैं। वो लगता है कहीं पकड़ न लिया जाऊं, इस तरीके। यहां तक पैराडाइज लॉस्ट भी ये छुप कर लिखे थे, आपको बता दें, क्योंकि राजशाही पुनः आ गई ना, चार्ल्स सेकंड पुनः आ गया था, दोबारा आ गया था, तो अपने आप को छुपा के चल रहे थे। फिर इन्होंने राजा से, चार्ल्स सेकंड से माफी मांगने के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं जो आपके सामने हैं। क्या कहा था कि मेरा जन्म लंदन में हुआ है एक ईमानदार परिवार में। माई फादर आई डिस्टाइंड मी फ्रॉम द माई एप्टीट्यूड, और मैं कृतज्ञ हूं अपने पिता के लिए जो मुझे इस देश में मुझे मौका मिला रहने का। नॉलेज वाज सो वैकेंसियस that from 12 years of age went to bed before midnight, so Milton tells his second defense of England people and his stress। ये कुल मिला के मिल्टन अपने के बचाव के लिए ये राजा के सामने कुछ पत्र लिखते हैं और राजा इनको माफ भी कर देता है। जब पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश होती है, लोगों के घर घर पहुंचती है, तो वहां तक मिल्टन को चार्ल्स सेकंड द्वारा माफ कर दिया जाता है। समझ गए? ये लाइनें कुछ लिखे थे, किसके लिए? राजा के लिए, मोनार्क के लिए। अपने प्रारंभिक साहित्यिक जीवन में या साहित्यिक जीवन में ये क्या करते हैं? ये कहीं ना कहीं अपने पिता के जो पाए हुए गुणों को बखान करते हैं कि हमारे पिता ही द्वारा हमें सब कुछ मिला है। बिल्कुल सही। मिल्टन का जो जीवन होता है वो सैमुअल जॉनसन द्वारा लिखा गया है। आपसे पूछा जाए मिल्टन की बायोग्राफी सबसे पहले कौन लिखा था, कौन, क्या बताओगे? सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। समझ गए? एमिनेंट लीव्स ऑफ पोएट नाम का वर्क है, यहो सुन लो, ये नहीं दिया है, यहाँ लिखा है। समझ गए? एमिनेंट लीव्स ऑफ पोएट्स, इसमें 52 राइटरों का क्या है? चर्चा है। समझ गए? तो सैमुअल जॉनसन द्वारा ही मिल्टन का लाइफ लिखा जाता है, पहली बात। जबकि जॉन मिल्टन का जीवन बाद में लेमोनेरियम से लिखा गया, लेमोनियम द्वारा लिखा गया था। ये एक बंदा है जो इसने लिखा था इनके बारे में। हमारे महान कवि जॉन मिल्टन 8 नवंबर 1674 में इनकी मौत हो जाती है। 1674 में ये गुजर जाते हैं। कब गुजरते हैं? 1674 में लंदन में गुजरते हैं। जब 65 साल की उम्र थी तभी इनकी मौत हुई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हो? मैं पूछूं, ये बताओ शेक्सपियर की मौत कितने सालों में हुई थी? आप बताइए, जल्दी से बताएं। हाँ, शेक्सपियर की मौत कितने सालों में हुई थी?
आप जोड़ लीजिए भाई, 64 से 1616 में, 64 से 1564 से 1616 में जोड़िए, कितना हो गया? छा हाँ हाँ, कित 54 साल मौत हुई। पहले गिन, थोड़ा ठीक से जोड़ लो भाई। चलो भाई, हम जोड़ नहीं आ रहा है, मैं जोड़ दे रहा हूँ। 52 की उम्र में ऐसे ही जोड़ोगे? तुम लोग यार हद में शादी। शेक्सपियर की मौत 52 की उम्र में हुई थी, जब वो 52 साल की एज में थे तब उनकी मौत हुई थी। अब मैं पूछूंगा वर्ड्सवर्थ की मौत कितने एज में हुई थी? 80 साल पे हुई थी। वर्ड्सवर्थ की मौत कितने एज में हुई थी? 80 साल पे। अब मैं पूछूंगा जॉन मिल्टन की मौत कितने एज में हुई थी, तो क्या बताओगे? 65 साल। ये तीनों एज कंसीडर रखना, इतने समय में तीनों लोग जीवन अपना जिए थे। पहला है आपका शेक्सपियर, शेक्सपियर 52 साल तक जिए थे। आपके वर्ड्सवर्थ 80 साल तक जिए थे। आप मिल्टन आपके 65 साल तक जिए थे। तो हमारे महान पोएट जो है 8 नवंबर 1674 में गुजर जाते हैं। 65 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है दोस्तों। कहाँ मौत होती है? लंदन में, बोनहिल में, इंग्लैंड में। याद रखेंगे इस बात को। जॉन मिल्टन के कुछ फेमस क्वेट्स की बात किया जाए जो बहुत फेमस हैं, वायरल हैं, जो बोले थे वो, समझ गए? पहली लाइन बात करता हूं, द माइंड इज ऑन प्लेस एंड इट सेल्फ कैन मेक हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन। ये लाइन बोली गई है। सुनो भैया, क्या कह रहा है कि जो दिमाग होता है इसका खुद की जगह होता है और खुद में ही होता है। अब ये क्या है? नर्क का जो स्वर्ग होता है, जो स्वर्ग का नर्क होता है, वो खुद में ही होता है। इंसान के अंदर खुद ही नर्क और स्वर्ग होता है, जो अपना जैसा जीवन जीता है। ये लाइन कहां से आती है? पैराडाइज लॉस्ट। आज से पूछी गई ये लाइन कहां बोली गई है? पैराडाइज लॉस्ट। ये लाइन कहां से आती है? पैराडाइज। ये लाइनें तो याद करना है बाबू। पहली बात तो ये लाइनों में तनको कंफ्यूज नहीं होना है, सबको याद करना है। ये लाइनें कहां से आई है? पैराडाइज लॉस्ट से। याद रखिए, जो दिमाग के ही अंदर नर्क और स्वर्ग होता है। ये लाइनें कहां से आई है? पैराडाइज लॉस्ट। व्हाट हैथ माइट टू डू विथ स्लीप, ये लाइनें कहां से आई है? पैराडाइज लॉस्ट। अब अर्थ समझोगे तो क्या होगा? रात जो है सोने के साथ ही क्या गुजरती है। अब इसका मीनिंग नहीं बता सकता दोस्त, ये पुरानी इंग्लिश है, ये पुरानी इंग्लिश है। इस लाइन को याद रखना पड़ेगा, इसकी मैं मीनिंग नहीं बता पाऊंगा, सॉरी इस बात के लिए। तो भाई ये लाइन कहां से आई है? पैराडाइज लॉस्ट से आई है, याद रखना है। फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स, कि जो भाई किताबों से या किताबों वास्तव में कोई मरी हुई वस्तु नहीं है। वास्तव में सही बोल रहे हैं मिल्टन, किताबें मरी हुई थोको होती हैं। वही किताबें जो गंदी, मतलब गंदे जगह पे रखी रहती हैं, वो इंसान को कहां पहुंचा देती हैं पता है? बहुत दूर पहुंचा देती है, बहुत बड़ा बना देती है, लेकिन किताबें वहीं पे होती। तो ये किताबों के बारे में बखान कर रहे हैं मिल्टन जी, समझ गए कि क्या बोल रहे हैं? फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट टू डू contain potency of life in them, be as active as that soul was whose pregnancy they are nigh, they do perceive in a viral। इतना बड़ा लाइन तो आएगा नहीं, एक बार देख लो। वियल द पुरेस्ट इफेंसी एंड एक्सटेंशन ऑफ दैट लिविंग इंटेलेक्ट दैट वर्ड। ये लाइन जो है एरोपेजिटिया की है। ये पूरी लाइन कितनी है, कहाँ की है? यहां याद रखना, इतना याद कर लो, मेन यही हमको लगता है यही तो मेन लगता है, इससे पकड़ लोगे कि भाई किताबों के बारे में बखान है। ये लाइन कहां से आई है? एरोपेजिटिका में आई है, जो 1644 में आया था। एरोपेजिटिका कितने में आया था? 1644 में। डेट याद रखना है सबको, क्योंकि भाई डेट पूछता रहता है हमेशा। अब आगे चलते दोस्त, अब कुछ लाइनें और बोलते हैं। बेटर टू रेन इन हेल, नर्क में राज्य करने से बेहतर है कि मैं स्वर्ग में ही क्या करूं? सेवा करूं। ये लाइन कहां से आई है भाई? पैराडाइज लॉस्ट। लाइनें याद रखना है, उसमें हम कोई भी मतलब याद रखी माफ नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आप लाइनें याद नहीं करेंगे, सीधा नंबर देने के लिए लाइनें होती हैं, लाइनें सीधा नंबर देती हैं, इसमें कुछ पढ़ना नहीं रहता। आप इनको याद रखेंगे, सीधा नंबर देंगे, इसमें सोचना भी नहीं है, पकड़ सीधा याद रखो बस। बेटर टू रेन इन हेल देन द सर्व इन हेल। ये लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट की है।
सॉलिट्यूड सम टाइम इज बेस्ट सोसाइटी, जो हम लोग इलाहाबाद में अधिकतर करते हैं। इलाहाबाद में जीवन कैसे काटते हैं कि अकेलापन कभी कभी सबसे अच्छा समाज होता है। सही बात है, हम लोग जिंदगी अकेले में ही तो काट रहे हैं, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सबसे अकेला ही पन तो जीवन है। ये लाइन कहाँ से आती है? पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, याद रखेंगे, ये बहुत फेमस लाइन है। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, याद रखेंगे। लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट, ये लाइन कहां से आती है? पैराडाइज लॉस्ट में आती है। क्या बोल रहा है भाई? लंबे या लंबी जीवन जो होती है वो वह रास्ता होता है जो कठिनाइयों के साथ गुजरता है। आउट ऑफ हेल, जो नर्क से भी बेहतर या नर्क से बाहर, जो लाइट रोशनी की ओर ले जाता है। मतलब कह रहा है अगर इंसान कठिन परिश्रम करता है और जिंदगी में अब कठिनाई को सहता है तो उसके आगे नर्क भी कुछ नहीं कर पाता और वो धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर चढ़ता है। इस लाइन का मतलब ये है, ये लाइन कहां से आई है? पैराडाइज लॉस्ट से आई है, इसका ये मतलब होगा। आगे चलते दोस्तों। फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव, एज इन आवर will to love or not, in this we stand or fall, स्वतंत्र हम सेवा करते हैं क्योंकि स्वतंत्र ही हम प्यार करते हैं। मतलब कहने मतलब हम सेवा भी प्रेम से करते हैं और प्रेम भी से मतलब भावुक होकर ही करते हैं। मतलब हमें कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए, हम सेवा भी स्वतंत्र से ही करेंगे, हम प्यार भी स्वतंत्र से ही करेंगे। ये एक और क्या कह रहे हैं? हमारी इच्छा जो है प्यार करने के लिए है, किसी की गुलामी के लिए नहीं है। और ना ही हम इस पे खड़े होते, ना किसी के सहारे की आवश्यकता है, ना ही गिरने की। मतलब हमें कोई सहारा दे ना दो, हम गिरते और खड़े रहते हैं, होते हैं। ये लाइन कहां से आई है दोस्तों? पैराडाइज लॉस्ट से आई है। ये लाइन याद रखेंगे आप, ये लाइन कहां से आई है? पैराडाइज लॉस्ट से आई। सॉरी दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। अवेक अराइज बी फॉर फॉल, भाई उठो उठो, जागो, गिरो मत। ये लाइन कहां से आया है? अवेक अराइज, उठो, अराइज उठो, बी फॉर एवर फॉल, चाहे कितने भी परेशानियां आ जाए। ये लाइन कहां से आई है? पैराडाइज लॉस्ट। लाइन याद रखना है भाई, इसमें कोई अर्थवत जरूरत नहीं है, ये लाइनें पैराडाइज लॉस्ट की हैं, याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं दोस्तों। Upset the devil stood, कि भाई घबराया हुआ शैतान खड़ा हुआ है। And felt how awful goodness, कि भाई कितना भयानक अनुभव हुआ होगा कि गुडनेस, गुडनेस इज सा वर्चू, की अच्छाइयां ही गुण को देखती और देखती हैं। इन हर शेप हाउ लवली एंड फाइंड इज लॉस्ट। अब इसका मीनिंग निकालो बाबू। जो पैराडाइज, ये लाइन किसकी है? पैराडाइज लॉस्ट की, क्योंकि ये पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है। पोएट्री फॉर्म की लाइनें निकालना होता है, थोड़ा थीम लेना पड़ता है, पूरी लाइनों को समझना पड़ता है। तो फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कह रहे हैं कि घबराए हुए जो राक्षस हैं खड़े हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भयंकर और अपनी अच्छाइयों को फील कर रहे हैं। अब फुल गुडनेस, ये क्या है भाई? आपका एक फिगर ऑफ स्पीच बनता है, याद बताइएगा आप। एंड सा वर्चू, मैं गुणों को देखता हूं उनके आकार में, कितने प्यारे, जो विलाप कर रहे हैं और दुखों को अनुभव कर रहे हैं। ये लाइन किस में आई है? पैराडाइज लॉस्ट में आई है, याद रखेंगे। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया गया है। द अनक्यूरेबल, अजय है, इच्छा है। एंड स्टूडियोड रिवेंज, जो बदले का अध्ययन होगा। इमोर्टल एंड हेट, जो अब ये लाइन को किसने बोला? सैटर्न ने बोली है। रिवेंज वाली बात कर रहा है तो याद रखना सैटर्न की लाइन होगी। भले पैराडाइज लास्ट लाइन है, लेकिन आपसे बोले पैराडाइज लास्ट में किसने बोला है? ये सैटर्न ने बोला है, क्योंकि वही बदला लेता है गॉड से, याद रखेंगे आप। रिवेंज, इमॉर्टल, हेट एंड द कॉरेज नेवर टू सबमिट यील्ड, यही लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट की, याद रखना है बाबू। चाहो तो मीनिंग निकाल देता हूं कि सब कुछ विलाप मत करो, अजय है, इच्छा है, और बदले का जो हमने पाठ पढ़ा है, बदले का हमने जो पाठ पढ़ा है वो अमृत, ये हमारे अंदर घृणा प्रकट हो गई है। और साहस कभी भी झुकता नहीं, दबता नहीं। ये लाइन कौन बोलता है? ये आपका सैटर्न बोलता है। ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट की है, याद रखेंगे। वो अपने सैनिकों को ऐसा बोल रहा था। आई विल नॉट डिनाई, मैं मना नहीं करूंगा भाई, लेकिन
दैट द बेस्ट एपोलॉजी की सबसे बड़ा जो माफी है या माफी है अगेंस्ट फॉल्स गलत के विरुद्ध एक्यूज जो आरोप लगाया गया है इस साइलेंस खामोश है एंड सफरेंस जो सब्र का बार टूट गया है एंड ऑनेस्टी जो ईमानदारी का जो व्यवहार है सेट अगेंस्ट द डिसऑनेस्ट वर्ड्स वो बेईमान शब्दों के विरुद्ध दिखते हैं। ये लाइनें कहां से आई भाई? एपोलॉजी फॉर सेनेटियम, ये राजा से माफी मांगने के लिए कुछ लाइनें थी। नेवर कैन ट्रू, ये लाइनें याद रखना है, एपोलॉजी फॉर सेनेटियम से इससे लाइन आई है। नेवर कैन ट्रू, कभी भी कोई सत्य नहीं हो सकता। रिकनॉसिलिमेंट, मेल मिलाप। ग्रो, जो उगता है। वेयर बाउंड, जहां का घाव। ऑफ, डेडली, जो व्यवहारिकता रूप से घृणा प्रकट कर रहा है। पाइट्स, टू डीप, और उसे गहराई में ले जाता है। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। गेम में लिबर्टी, मुझे आजादी दो। गेम में लिबर्टी टू नो, मुझे जानने के लिए आजादी दो। टू अटर, जो बोला जा रहा है या विनती की जा रही है। एंड आर्गू, जो इस पे बहस की हो रही है। फिरली, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंस, अबव ऑल लिबर्टी, जो सारी आजादियों के विरुद्ध विचारों को अनुसार जो स्वतंत्र छोड़ा जा रहा है। ये लाइनें कहां से आई है? एरोपेजिटेका की। ये लाइनें याद रखनी है, आप याद रखें, सब इसे ले लीजिए। बेगुनाही खो गई है। बेगुनाही, वन लॉस्ट, किसी द्वारा खो गई है। कैन नेवर बी रिगेन्ड, उसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ गए? डार्कनेस, वंस गेज्ड अपॉन, कैन नेवर बी लॉस्ट, दोबारा पुनः वो अंधेरा हम पे घूम रहा है। हमारे अंधकार जो है पुनः घूम रहा है, वो कभी भी खोया नहीं जा सकता। ये क्या है? पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। ए गुड बुक इज द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट। देखो कि यहाँ पर भी बुकों की तारीफ की गई है, तो बुक की तारीफ से याद आ जाता है कि वो एरोपेजिटिका लाइन है। ये एरोपेजिटिका में ही बुक की ज्यादा तारीफें किए हैं। यहाँ देखो, अच्छी किताबें जो होती हैं, एक मास्टर स्पिरिट की क्या होती है? कीमती जीवन का क्या होता है? ब्लड होता है। ये बोल रहे हैं। एंड ट्रीजर्ड ऑफ पर्पज ऑफ द लाइफ बियॉन्ड, जो जीवन के परे भी आपको सिखा देती है एक चीज। व्हाट इज द डार्क, अंधेरा क्या है? विद इन में, मेरे अंदर। इल्यूमिने, ये लाइन कहां से आई है? पैराडाइज लॉस्ट की। एंड सो एक्सपर्ट इन सच पोम डॉस्ट लास्ट, कि ऐसा जो समाधि स्थल, ये बोला जाएगा, ऐसा जो समाधि स्थल, जो वैभव में, ऐसे वैभव में कभी झूठ या झूठ बोलते हैं। दैट किंग्स, राजाओं के लिए। फॉर सच अटोम, जो ऐसे कब्र होते हैं जो मरने की इच्छा करते हैं। अब ये लाइनें आप वहां पढ़ेंगे ना पोएट्री में तो समझ में आएगा। ये लाइन किसमें है? ऑन शेक्सपियर पे। ये लाइनें शेक्सपियर के लिए कह रहे हैं कि जो लाइनें लिखी हैं शेक्सपियर ने अपने टॉम पर, जो अपने समाधि स्थल पे, वो कभी मरेंगे नहीं, वो कभी मरेंगे नहीं, वो हमेशा अमर है। वो शब्द जो लोग हमेशा पढ़ते आएंगे। आज भी आप जाएंगे तो शेक्सपियर के वो जो है आप देखें एपिटैफ पे वो लाइनें लिखी हैं, अभी भी वो लाइन की तारीफ कर रहे हैं हमारे मिल्टन जी। समझ गए? वो लाइन कभी मत। फ्रीली दे स्टूड हु स्टूड एंड फेल हु फेल, क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र वो जो खड़े होते हैं, स्वतंत्र वो जो खड़े होते हैं, वो गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। इनका गिरना खड़ा होना लगा रहता है। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। अभी भी जो राज्य करता है, खुद के अंदर जो राज करता है, एंड रूल्स, जो अपने पैशन की तरह जीता है, डिजायर्स एंड फियर, अपनी इच्छाओं और भयों को पर राज करता है, वही वास्तव में एक मोरा किंग, एक राजा होता है। ये लाइन किसमें है? पैराडाइज लास्ट में। अब कुछ कमेंट की बात किया जाए, जो मिल्टन के वर्कों पे कमेंट किया गया। समझ गए? मिल्टन पर कमेंट हुए हैं और उनके वर्क पर। देखो, मिल्टन पे भी कमेंट किया गया और उनके वर्क पर भी कमेंट किया गया। चलो पढ़ते हैं। दिस मैन कट अस ऑल आउट। ये दोस्तों अब इतना रहने देते हैं, क्योंकि आपको तीसरे भाग में ये बताएंगे, क्योंकि इतना बहुत है, धीरे धीरे पढ़ना है, एक बैग नहीं पढ़ना है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। क्योंकि ज्यादा वीडियो भारी बन जाएगी तो आप पढ़ेंगे भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना यार। हम कोशिश तो कर रहे हैं आपकी एग्जाम के लिए जो फैक्ट है वो देने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग वीडियो को दूर तक शेयर करें और अपने दोस्त को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नमस्कार।